Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, in this tutorial we are going to discuss about static and dynamic scoping. In my previous video we had already discussed about static and global function. If you haven't watched my previous video then go and watch my previous video first, then come to this video. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोपिंग के बारे में. And there are two types of scoping, static scoping and dynamic scoping. And in this tutorial we are going to discuss about only static scoping, and in my previous video we will discuss about dynamic scoping, right? But before discussing about static scoping, मैंने already आपको previous lecture में बोला था, एक example दिया था कि उसको आपको रन करके देखना है. तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या आपने जो प्रोग्राम किया था, क्या हमने जो डिस्कस किया था एग्जाम्पल, वो सही था या नहीं था. तो सबसे पहले हम उस प्रोग्राम को रन करेंगे, देन वापस से हम स्टैटिक स्कोपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गो. स्टैटिक जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था उसका ही एग्जाम्पल है. मैंने बताया था कि अगर आप अपने फंक्शन में स्टैटिक फंक्शन इस तरह से यूज करते हैं तो ये फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, स्टैटिक बन जाएगा. एक हमारे पास मेन फंक्शन है, एक मैंने फंक्शन fun नाम का एक फंक्शन ले लिया. मेन फंक्शन में मैंने इस फंक्शन को कॉल किया हुआ है, और अभी मेरा फंक्शन क्या है, ग्लोबल फंक्शन है. क्यों है? क्योंकि मैंने इस फंक्शन के आगे स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं किया है. तो अगर मैं इसको रन करूंगी तो ये बाकायदा आपको आउटपुट देने वाला है. देखते हैं रन करके. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको 7 आउटपुट में मिल रहा है. ठीक है, यहाँ पे आपको 7 आउटपुट में मिल रहा है क्योंकि 3 + 4 आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा. यहाँ पे अगर हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या यूज किया हुआ है, x + 5, तो 3 + 4 आपका क्या हो जाएगा, 7. बट अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर लूं तो क्या होगा, आपको मिलने वाला है एरर. क्यों? क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो क्या बन चुका है, स्टैटिक बन चुका है. और स्टैटिक फंक्शन का आप यूज दूसरे फंक्शन में आप नहीं कर सकते हैं. आप केवल इस फंक्शन का यूज केवल इसी फंक्शन के अंदर कर सकते हैं. दूसरा कोई भी फाइल या दूसरा कोई भी फंक्शन इस फंक्शन का यूज नहीं कर सकता है. क्लियर? सो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी. यानी कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, जो हमने एग्जाम्पल देखा था, वो सही था. थैंक यू. Let's start today's topic, that is static scoping. But before discussing about static scoping, we should know about why scoping came in the picture. So इसका simple सा answer ये है कि if you want to reuse same variable name, then you need to use scoping. For example, if you have a two function, like example देख लो, for programming एक programming example देख लो. For example, int fun, एक function आपका ये है जिसका नाम fun है, fun, and here you have one variable that is a, and the value of a is equal to 10 suppose. And second, you have another function that is fun1, and here you have one variable and the name of variable is same as this variable, right? And the value of this variable is a is equal to 20. This is possible because of scoping, right? तो स्कोपिंग की वजह से ये आपका पॉसिबल हुआ कि आप सेम प्रोग्राम में दो फंक्शन है, यहाँ पे डिफरेंट दो फंक्शन है, बट इन टू फंक्शन में आप सेम वेरिएबल नेम का यूज कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ स्कोपिंग, राइट? इसका स्कोप कहां से कहां तक है, इस फंक्शन के अंदर है. इस वेरिएबल का स्कोप इस फंक्शन के अंदर है, राइट? This variable is local of this function and this variable is local of this function, and this is possible because of scoping, right? So I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि scoping की नीड हमको क्यों पड़ी, right? So let's discuss next topic, that is static scoping. स्टैटिक स्कोपिंग क्या है, डायनेमिक स्कोपिंग क्या है, सबके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक स्कोपिंग क्या है विद एग्जांपल, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डायनेमिक स्कोपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. देन हम डायनेमिक और स्टैटिक स्कोपिंग के बारे में डिफरेंस भी देखेंगे, क्या डिफरेंस है विद प्रोग्रामिंग एग्जांपल. Okay, so let's discuss static scoping. What is the definition of static scoping? Definition of a variable
definition of a variable is resolved by the searching its containing block or function, and if that fails then searching the outer containing block and so on, right? अब इसका मतलब क्या है, इसको मैं एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल करके बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा, बट इसकी डेफिनेशन आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं एग्जांपल बता लूंगी तो आपको डेफिनेशन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट होंगे जिनको केवल डेफिनेशन से ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी, बट जब मैं इसका एग्जाम्पल बताऊंगी, प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट? सो लेट्स डिस्कस प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल. सपोज we have two global variable like a is equal to 10, b is equal to 20, right? Or let's make it simple. You have one variable and the name of variable is equal to a is equal to 20, and a is global variable of this program, right? And suppose you have one function, the name of function is fun, right? And here is one variable that is a is equal to 20, and this is close. And suppose here another example in this program that is fun1, and here in one more variable is here that is b is equal to, suppose b is equal to 40, right? 40, and b is equal to b by a, b divided by a, ठीक है? ये यहाँ पे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है इस फंक्शन में, और यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर दे रहे हैं, रिटर्न बी, सिंपल. ये एक आपके पास प्रोग्राम है जहां पर मैं स्टैटिक स्कोपिंग के बारे में आपको डिस्कस करने वाली हूँ, क्लियर करने वाली हूँ कि स्टैटिक स्कोपिंग का फंडा क्या है. सिंपल. ये क्या है आपका ग्लोबल वेरिएबल है, राइट? दिस इज ग्लोबल वेरिएबल. ये इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है. a इज लोकल वेरिएबल ऑफ दिस फंक्शन. दिस a इज लोकल ऑफ दिस फंक्शन. दिस a इज ग्लोबल फंक्शन, सॉरी ग्लोबल वेरिएबल. दिस इज लोकल वेरिएबल ऑफ दिस फंक्शन, एंड b इज लोकल वेरिएबल ऑफ दिस फंक्शन fun1, राइट? तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ग्लोबल वेरिएबल कौन सा है, लोकल वेरिएबल कौन सा है. ध्यान देना, राइट? एंड हियर यू सी इट that here b is equal to 40, but a की वैल्यू यहां पर नहीं है, राइट? a की वैल्यू नहीं है, तो अब ये कहां से फेच होगा? क्या इसकी वैल्यू यहां से आएगी या इसकी वैल्यू यहां से आएगी? यहां पर मुद्दा आता है स्टैटिक स्कोपिंग का कि a की वैल्यू हम कहां से लेंगे, कहां से हम a की वैल्यू को लेंगे. अगर हमको ये मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर हमको परफॉर्म करना है तो a की वैल्यू को हम कहां से लेंगे, राइट? और यहां पर स्टैटिक आता है. स्टैटिक केम इन द पिक्चर बिकॉज हम स्टैटिक स्कोपिंग के बारे में पढ़ रहे हैं. डायनेमिक स्कोपिंग के बारे में पढ़ेंगे. सेम एग्जांपल पे मैं आपको डायनेमिक स्कोपिंग बता दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, राइट? देखो ये क्या बोलता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है. स्टैटिक स्कोपिंग बोलेगा भाई देख, तेरे को सबसे पहले क्या करना है, तेरे को सबसे पहले इस फंक्शन 1 में a की वैल्यू ढूंढनी है. अगर a की वैल्यू यहां पर मिल जाती है तो चलो तुम अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, बट अगर a की वैल्यू नहीं मिलती है तो इस ब्लॉक के और इस फंक्शन के आउटर में ढूंढो a की वैल्यू. अब इस ब्लॉक के आउटर में a की वैल्यू को ढूंढने का मतलब ये है, क्या है कि आप ग्लोबल वेरिएबल को आप उठाओगे. सीधे आप किसको उठाओगे, ग्लोबल वेरिएबल को उठाओगे. आउटर में ढूंढना है आपको. यहां पर आप दूसरे फंक्शन के वेरिएबल को नहीं उठा सकते हो. देखो क्या है, यहां पर स्टैटिक स्कोपिंग आपको बोलता है भाई तू एक काम कर, सबसे पहले इस फंक्शन 1 इस ब्लॉक के अंदर देख, इस ब्लॉक के अंदर देख क्या इस ब्लॉक के अंदर a की वैल्यू है क्या. अगर a की वैल्यू है तो चल ठीक है, तू a की वैल्यू को यहां से सीधे सीधे उठा के अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर ले. लेकिन अगर यहां पर a की वैल्यू नहीं है तो इस ब्लॉक के बाहर देख, क्या इस ब्लॉक के बाहर, अभी मैंने क्या बोला, क्या इस ब्लॉक के बाहर a की वैल्यू है क्या, नहीं है. क्या इस फंक्शन के बाहर a की वैल्यू है क्या, फंक्शन के बाहर हमने देखा, इस फंक्शन के बाहर हमने देखा a की वैल्यू यहां पर मिली हमको a इज इक्वल टू 10. तो सिंपली a इज इक्वल टू 10 यहां पर आके आपका सेट हो जाएगा. a की वैल्यू यहां पे क्या होगी, 10 होगी, ना कि 20 होगी. आप दूसरे फंक्शन से उसके लोकल वेरिएबल को नहीं उठा सकते हो. फंक्शन के बाहर ढूंढना है, आउटर ऑफ फंक्शन ढूंढना है, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल को ही उठाना है अकॉर्डिंग टू स्टैटिक स्कोपिंग. तो यहां पे आपको अगर मैं बोलूं तो यहां पे सिंपली क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 40 बाई 10 दैट इज इक्वल टू 4.
तो यहाँ पे आपका आउटपुट फुल मिल जाना है। एक और एग्जांपल देख लो, फॉर एग्जांपल इंट सेम है, सेम थोड़ा सा डिफरेंट मैं यहाँ पे करने वाली हूँ, देखना क्या, इंट a इज इक्वल टू 20, इंट fun1, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिख दिया इंट a इज इक्वल टू सपोज a इज इक्वल टू 5 लिख दिया मैंने, ठीक है। और एक काम किया यहाँ पे मैंने, इंट सपोज ये ऐसे है, ऐसे मान लो, और फिर मैंने लिख दिया इंट b इज इक्वल टू 40, पूरा सेम है, ठीक है। एंड ये ऐसे ले लो, b इज इक्वल टू b बाई a रिटर्न b, एंड ये क्लोज हो गया, ठीक है। ये आपके पास एक फंक्शन है। अब देखो, एक ये यहाँ पे मैंने बता दिया। अब इस केस में बताओ यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पर भी हम स्टैटिक स्कोपिंग का यूज करने वाले हैं। देखो C जो है आपका स्टैटिक स्कोपिंग को ही फॉलो करता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि स्टैटिक स्कोपिंग क्या बोला मेरे को पहले, कि आपका ये ब्लॉक है, हम इस ब्लॉक को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस ब्लॉक को हमको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब ये बताओ मेरे को कि यहाँ पर a की वैल्यू कहां से आएगी। अगर हमको इस ब्लॉक को सपोज कर लेना, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमने फंक्शन 1 को कॉल किया हुआ है, यहाँ पर भी हमने फंक्शन 1 को कॉल किया हुआ है, ठीक है। अब देखो b बाई a है, ठीक है, b बाई a है, यहाँ पर a की वैल्यू अकॉर्डिंग टू स्टैटिक स्कोपिंग बोलता है, स्टैटिक स्कोपिंग भाई तू इस ब्लॉक के अंदर देख, पहला जो ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक का, इस ब्लॉक के अंदर देख क्या तेरे पास a की वैल्यू है क्या। अगर नहीं है तो इस ब्लॉक के बाहर जाओ। अब इस ब्लॉक के बाहर देखो क्या a की वैल्यू है क्या, यस। इस ब्लॉक के बाहर हमको a की वैल्यू मिल गई, दैट मीन्स कि ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और आपका आउटपुट क्या आने वाला है, 5 इज इक्वल टू 8, राइट। अब आप बोलोगे कि हमारे पास ग्लोबल वैल्यू भी है, लेकिन हम ग्लोबल वैल्यू को क्यों नहीं लिए, बिकॉज पहले ये सबसे नियरेस्ट वैल्यू को लेता है, राइट। ध्यान देना ये वैल्यू फंक्शन के बाहर नहीं है, दैट मीन्स ये इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, राइट। दैट मीन्स ये इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, करेक्ट। तो ये क्या बोलेगा स्टैटिक स्कोपिंग कि पहले आप ब्लॉक के बाहर देखो, अगर ब्लॉक के बाहर है तो सीधे उठा के अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, अगर ब्लॉक के बाहर भी नहीं है तो आपको फंक्शन के बाहर देखना है। और फंक्शन के आउटर देखने का मतलब ये होता है कि आपको ग्लोबल वेरिएबल को उठाना है अकॉर्डिंग टू स्टैटिक स्कोपिंग। क्लियर? सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। इसको मैं रन करके भी लास्ट में आपको बता दूंगी, बट अभी यहाँ पे थोड़ी चीजें और डिस्कस करनी बाकी है। एक टॉपिक है यहाँ पे डिस्कस करने के लिए जिससे आपको ये समझ में आएगा कि फंक्शन कॉल का फ्लो क्या होता है, और उससे आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी, राइट। सो लेट्स डिस्कस अनदर टॉपिक। So another topic is memory layout in C program, right? आपका another topic क्या है? Memory layout in C program. इसको बताने का फंडा क्या है, क्या इसके पीछे रीजन है, ये मैं इसको बताने के बाद या तो आप खुद ही समझ जाएंगे और मैं भी बता दूंगी, ठीक है। देखो, अकॉर्डिंग टू मेमोरी लेआउट यहां पर दो अलग अलग लेआउट होते हैं। पहला क्या होता है आपके पास, सबसे पहला आपके पास आ जाता है टेक्स्ट और कोड सेगमेंट, दो सेगमेंट होते हैं, और दूसरा आपके पास आ जाता है डेटा सेगमेंट, ठीक है। और इस डेटा सेगमेंट में और भी अलग अलग इसके पार्टीशन होते हैं। पहला होता है आपके पास इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट, दूसरा होता है अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट, ठीक है। देन आपके पास आता है हीप और आता है स्टैक, ठीक है। ये चार सेगमेंट आते हैं इस डेटा सेगमेंट में, और एक आपका आता है कोड या फिर टेक्स्ट सेगमेंट।
अब देखो यहाँ पे हमको डिस्कस करना है डेटा सेगमेंट के बारे में, क्या इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में क्या होता है, अनइनिशियलाइज में क्या होता है और स्टैक, ये 3 चीज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। बाकी हीप के बारे में हम आगे जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखो टेक्स्ट एंड कोड सेगमेंट में क्या होता है, ये ओनली रीड सेगमेंट होता है। यहाँ पे आप केवल रीड कर सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअल जो कोड होता है आपका वो स्टोर होता है, राइट। तो यहाँ पे आप सिर्फ केवल क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट आता है आपका डेटा सेगमेंट, और डेटा सेगमेंट में क्या होता है, ध्यान देना, डेटा सेगमेंट में यहाँ पर इनिशियलाइज डेटा जो होते हैं, इनिशियलाइज वेरिएबल जो होते हैं वो स्टोर होता है आपका, वो यहाँ पे आके स्टोर होता है। इनिशियलाइज यानी कि जो ऑलरेडी इनिशियलाइज हुए रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं ग्लोबल, लोकल, एक्सटर्न डेटा, और यहां पर आपका एक ग्लोबल कांस्टेंट वेरिएबल भी आता है, ठीक है। तो यहां पर आप रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, आप यहां पर रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। बाय रीड बिकॉज यहां पर आप देखोगे ग्लोबल कांस्टेंट वेरिएबल भी स्टोर होता है, एंड वी नो दैट कि अगर आपका वेरिएबल कांस्टेंट है तो आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि आप इसको केवल रीड कर सकते हैं, आप यहाँ पर राइट नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई दिस सेगमेंट इज रीड एंड राइट, बोथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अनइनिशियलाइज्ड डेटा। अनइनिशियलाइज्ड डेटा दैट मीन्स कि ऐसे डेटा और ऐसे वेरिएबल जो आपके इनिशियलाइज नहीं हुए रहते हैं, राइट। आई होप कि आपको इनिशियलाइजेशन का मतलब पता होगा। तो यहां पे वो डेटा आके आपके स्टोर होते हैं। यहां पर ग्लोबल, लोकल, ग्लोबल कांस्टेंट वेरिएबल आपके आके स्टोर होते हैं, और ये जो वेरिएबल ये जो डेटा सेगमेंट होता है आपका, वो ओनली रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। क्लियर, बिकॉज दिस इज अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट। अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट होते हैं तो आप वहां पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आपके पास आता है हीप के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां पर मेन मुद्दा मेरे को बताने का है स्टैक का। मैंने ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस इसलिए की क्योंकि यहां पर हम स्टैक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं, और हम आगे जब स्टैक के बारे में पढ़ेंगे तो वहां हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। बट यहां पर क्या जरूरत पड़ी हमको स्टैक की, तो चलो स्टैक के बारे में डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलो अब बात करते हैं स्टैक की। मे भी कुछ लोगों को पता होगा कि स्टैक क्या है, क्या करता है। स्टैक आपका एक कंटेनर की तरह वर्क करता है जो कि डेटा को कंटेन करता है, राइट। स्टैक आपके डेटा को क्या करता है, कंटेन करता है। एज अ कंटेनर ये वर्क करता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, यहां पर हम 2 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, पहला पुश और दूसरा पॉप। पुश यानी कि डेटा को स्टैक में पुश करना, और पॉप यानी कि डेटा को पॉप करना, राइट। यहां पे 2 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, पुश और पॉप। और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया क्या करता है, ऐसा कंटेनर वर्क करता है, डेटा को स्टोर करता है, राइट। नेक्स्ट, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट फैशन को फॉलो करता है। लास्ट इन यानी कि लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखो इसके बारे में मैं थोड़ी चीजें डिस्कस कर रही हूँ स्टैक के बारे में, क्योंकि यहां पर स्टैक को बताने का फंडा क्या है, ध्यान देना। यहां पर फंक्शन में हम स्टैक को कॉल स्टैक के नाम से बोलेंगे, कॉल स्टैक के नाम से इसको बोलेंगे, बिकॉज ये हमारा कॉल स्टैक जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो उस फंक्शन को क्या करता है, स्टोर कर लेता है, राइट। क्या करेगा, उस फंक्शन को स्टोर कर लेगा। दैट्स वाई हम यहाँ पे इस स्टैक को क्या बोलेंगे, कॉल स्टैक बोलेंगे। इसके बारे में आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी। फिलहाल स्टैक के बारे में 2-4 चीजें मैंने बता दी जो कि हमको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है कि यहाँ पे सबसे लास्ट में जो डेटा, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से ABC 3 डेटा हैं, तो लास्ट में जो डेटा लास्ट में यानी कि लास्ट में ये C आपका एंटर हुआ, तो जो डेटा लास्ट में
एंटर करता है, पुश होता है, वही डेटा सबसे पहले क्या होता है, पॉप होता है। ठीक है, जो लास्ट में डेटा पुश होता है वही सबसे पहले पॉप होता है। दैट्स वाई ये कौन से फैशन को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इसके बारे में एक चीज आपको ये पता चल गई। दूसरा ये कि ये पुश और पॉप दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। क्या होता है ऑलरेडी मैंने बता दिया, डेटा को जब हम स्टोर करेंगे तो वो पुश हो जाएगा, जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट लिफो आपको समझ में आ गया। अब चलो डिस्कस करते हैं अपने मुद्दे पर, दैट इज कॉल स्टैक। ठीक है, चलो अब मैंने यहाँ पर कॉल स्टैक ऑलरेडी बता दिया कि हम स्टैक को कॉल स्टैक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन को स्टोर करता है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो अब देखो, सिंपल सा एक एग्जांपल लेकर बता देती हूँ आपको। सपोज हमारे पास एक मेन फंक्शन है। ठीक है, हमारे पास एक मेन फंक्शन है। अब जैसे ही मेन फंक्शन को कौन कॉल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ही मेन फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करेगा, कॉल स्टैक बोलेगा भाई तू मेरे में आके स्टोर हो जा। ठीक है, क्या बोलेगा, जैसे ही मेन फंक्शन कॉल हुआ, स्टैक कॉल स्टैक क्या बोलता है, भाई मेन फंक्शन तू आ और मेरे में स्टोर हो जा। तो यहाँ पे सपोज हमने मेन फंक्शन क्या हो गया, स्टोर हो गया। ठीक, जैसे ही कॉल हुआ। अब यहाँ पे सपोज करो एक फंक्शन 1 है। ठीक है, एक फंक्शन 1 है, राइट। और सपोज हमने यहाँ पे इस फंक्शन 1 को कॉल किया है। मेन फंक्शन में हमने फंक्शन 1 को कॉल किया है और ये हमारा फंक्शन 1 है। और सपोज यहाँ पे हमने फंक्शन 2 को कॉल किया है। ठीक है, और फंक्शन 2 आपका यहाँ पर है और सपोज कि ये रिटर्न क्या कर रहा है, फंक्शन 2 है आपका, इसने रिटर्न कर दिया, कुछ भी रिटर्न किया। ठीक है, अभी मैं समझाने के लिए चीजें बता रही हूँ। अब देखो यहाँ पे देखो, जैसे मेन फंक्शन कॉल हुआ, मेन फंक्शन जाके आपका कॉल स्टैक में स्टोर हो गया। ठीक है, ध्यान देना, हमने मेन फंक्शन में फंक्शन 1 को कॉल किया और जैसे ही फंक्शन 1 कॉल होता है ये भी जाके पुश हो जाता है इसमें, यानी कि फंक्शन 1 क्या हो गया, स्टोर हो गया। क्लियर। अब देखो, अब हम फंक्शन 1 ने क्या कॉल किया है, फंक्शन 2 को। कंपाइलर यहाँ पे गया, फंक्शन 1 देगा और इसने रीड किया कि इसने फंक्शन 2 को कॉल किया। अब जैसे ही फंक्शन 2 कॉल होता है, यहाँ पे फंक्शन 2 आके स्टोर हो गया। क्लियर। अब देखो, अब हम आ गए फंक्शन 2 के पास और इसने रिटर्न, कंपाइलर ने क्या पढ़ लिया, रिटर्न स्टेटमेंट जैसे ही कंपाइलर रीड करेगा, इसका मतलब ये होता है कि अब हमको पॉप ऑपरेशन करना है कॉल स्टैक से। क्या करना है, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फंक्शन 2 ने हमारा रिटर्न ऑपरेशन परफॉर्म किया है, दैट मीन्स फंक्शन 2 क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। फंक्शन 2 पॉप हो गया। ध्यान देना, एक चीज मैं बताना भूल गई। देखो, जैसे ही मेन फंक्शन यहाँ पे आएगा, यहाँ पर एक पॉइंटर इंडिकेट करेगा। ठीक है, एक पॉइंटर होगा जो इसको इंडिकेट करेगा। जैसे ही हमने फंक्शन 1 एंटर किया, ये पॉइंटर आपका यहाँ चला जाएगा, यहाँ से, और जैसे ही फंक्शन 2 यहाँ पे पुश होगा, ये पॉइंटर आपका फंक्शन 2 पे पॉइंट करेगा। ठीक है, इतनी बातें हो गई क्लियर। ये ध्यान देना एक चीज। अब देखो, मैंने जैसा बताया कि यहाँ पे फंक्शन 2 क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। और ऑलरेडी मैंने बताया कि कंपाइलर ने एक बार पढ़ लिया कि यहाँ पे फंक्शन 2 रिटर्न हो रहा है। दैट मीन्स कि अब हमको कॉल स्टैक में से फंक्शन 2 को क्या करना है, पॉप करना है। अब ये क्या होगा, पॉप होगा, यानी कि फंक्शन 2 आपका क्या होगा, सिंपली पॉप हो जाएगा। और ये जो पॉइंटर है वो कहाँ इंडिकेट करेगा, अब फंक्शन 1 पर, यानी कि आपका कंट्रोल वापस से रिटर्न कहाँ चला जाएगा, पहले वाले पर, जस्ट पहले वाले पर ये कंट्रोल आपका चला जाएगा। अब ये भी रिटर्न करेगा। सपोज कर लो कि इसने भी रिटर्न कर दिया, फंक्शन 1 ने भी कुछ रिटर्न यहाँ पे रिटर्न कर दिया। दैट मीन्स कि फंक्शन 1 भी क्या हो जाएगा, आपका पॉप हो जाएगा और आपका कंट्रोल मेन फंक्शन पर आ जाएगा। ठीक है, मेन फंक्शन पर आ गया, आपका कंट्रोल सीधे कहाँ चला गया, मेन फंक्शन पे चला गया। अब सपोज कर लो कि मेन फंक्शन ने भी रिटर्न कर दिया, तो ये मेन फंक्शन भी यहां से क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। अब आपका स्टैक हो गया एम्प्टी।
और एम्प्टी स्टैक ये इंडिकेट करता है कि आपने सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर लिए हैं। आई बात समझ में? ये फ्लो बताता है फंक्शन का कि किस तरह से आप वन बाय वन फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल बिना किसी एरर के, बिना किसी गलती के। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक बात ये है कि एक्चुअल में ये जो कॉल स्टैक है ये फंक्शन को स्टोर नहीं करता है। अब भैया मैंने क्या बोल दिया कि ये तो फंक्शन को स्टोर नहीं करता है, मैंने तो सारे एग्जांपल आपको फंक्शन पे बता दिए। अब ये बताने का मतलब ये था कि ताकि आप थोड़ा मोड़ा फेमिलियर हो जाए इससे। एक्चुअल में ये फंक्शन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड को स्टोर करता है। क्या करता है? ये फंक्शन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड को स्टोर करता है। अब आप ये पूछेंगे कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है? सो लेट्स डिस्कस अबाउट एक्टिवेशन रिकॉर्ड। देखो, सिंपल सा फंडा है एक्टिवेशन रिकॉर्ड का। एक्टिवेशन रिकॉर्ड आपका क्या होता है? यहां पर तीन चीज आती हैं। यहां पर आपके पास तीन चीज आती हैं, ठीक है? सबसे पहला, दूसरा और तीसरा। पैरामीटर ऑफ कॉलर, ठीक है? एड्रेस ऑफ कॉलर और लोकल ऑफ कॉली। अब इसका मतलब क्या है? मैंने बताया तीन चीजें आप नोट कर सकते हो। सबसे पहला क्या, यहां पर लोकल ऑफ कॉली स्टोर होता है, एड्रेस ऑफ कॉलर और पैरामीटर ऑफ कॉलर, ठीक है? कॉलर यानी कि जिसने कॉल किया होगा, कॉली यानी कि वो फंक्शन इटसेल्फ, ठीक है, जो कॉल हो रहा होगा। अब देखो, इसको समझने के लिए हमने क्या किया, एक एग्जांपल ले लिया। आई होप आप ये नोट कर लिए होंगे, तो इसको मैं बता देती हूं। देखो, एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंट मेन फंक्शन है हमारे पास एक, ठीक है? और सपोज यहां पर आपके पास इंट a इज इक्वल टू 10 है, ठीक है? इंट a इज इक्वल टू क्या है? 10 है। और यहां पर हमने a इज इक्वल टू फंक्शन 1 किया हुआ है कॉल, ठीक है? और यहां सपोज हमने क्या कर दिया, printf %d और a प्रिंट करा लिया, ठीक है? सिंपल। नाउ हमारे पास फंक्शन है फंक्शन 1, ठीक है? ध्यान देना। एंड सपोज यहां पर इंट b इज इक्वल टू 20 है और b इज इक्वल टू हमने सपोज कर लिया कि b प्लस 10 है। सपोज कर लो ऐसा b प्लस 10 है और ये रिटर्न क्या कर रहा है, b। और ये हमने क्या किया, प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। सिंपल। अब देखो कॉल स्टैक किस तरह से वर्क करेगा, ध्यान देना। सबसे पहले हमारा क्या होगा, मेन फंक्शन कॉल होगा। और मैंने क्या बताया कि यहां पर हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं, राइट? एक्टिवेशन रिकॉर्ड यानी कि तीन चीजें। पहला, कॉली जो फंक्शन है उसका क्या, जो फंक्शन है उसका लोकल यानी कि लोकल वेरिएबल। तो यहां पे लोकल वेरिएबल क्या है, 10 है। एंड सपोज कि इसका कुछ एड्रेस होगा, वो भी स्टोर होगा। और क्या, और इस फंक्शन को कौन कॉल कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल कर रहा है। दैट मीन्स कि उसका कुछ मे भी कुछ एड्रेस होगा और क्या पैरामीटर है वो हम नहीं जानते हैं, राइट? उसका क्या पैरामीटर है, वी डोंट नो। नेक्स्ट, यहां पर क्या हुआ है, मेन फंक्शन कॉल हुआ है। इस तरह से मैं यहां पर अभी क्या है आपका पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। यहां पे मैंने लिख दिया कि ये मेन फंक्शन यहां पे आपका कॉल हुआ है, ठीक है? ध्यान देना।
अब देखो, अब क्या होगा, यहाँ पे आएगा, कंपाइलर ने रीड किया और देखा कि फंक्शन 1 कॉल हो रहा है। फंक्शन 1 कॉल हो रहा है यानी कि इस फंक्शन 1 का जो लोकल वेरिएबल है वो स्टोर होगा। तो सपोज यहाँ पे स्टोर हो गया 20। अब क्या है, कॉलर ऑफ एड्रेस, इसको कॉल करने वाला कौन है, मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन का सपोज कि कुछ एड्रेस होगा, सम एड्रेस, वो भी क्या होगा, यहाँ पे स्टोर होगा। क्लियर। एंड पैरामीटर ऑफ कॉलर लिखा था मैंने सर, तो पैरामीटर ऑफ कॉली होगा। थर्ड ऑप्शन क्या होगा, पैरामीटर ऑफ कॉली। ठीक है। और क्या क्या स्टोर होता है ध्यान दे लो, लोकल ऑफ कॉली और एड्रेस ऑफ कॉलर। पैरामीटर ऑफ कॉली, लोकल ऑफ कॉली एंड एड्रेस ऑफ कॉली। लोकल ऑफ कॉली यानी कि लोकल वेरिएबल, पैरामीटर ऑफ कॉली यानी कि इस फंक्शन का क्या, अगर हम ये फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, दैट मीन्स इस फंक्शन के पास क्या कोई पैरामीटर है, नहीं है, तो कुछ स्टोर नहीं होगा। सपोज यहाँ पे कुछ पैरामीटर होता तो वो भी स्टोर हो जाता। आई बात समझ में। देन उसके बाद क्या, एड्रेस ऑफ कॉलर। इस फंक्शन को कॉल करने वाला कौन सा, मेन फंक्शन। सपोज कर लो कि इसके पास कुछ एड्रेस होगा, तो मैंने लिख दिया सम एड्रेस, कुछ एड्रेस होगा, वो भी आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। आई बात गई समझ में। चलो अब ये जैसे ये यहाँ पे आएगा पॉइंटर आपका, यहाँ पर आके इंडिकेट करेगा। क्लियर। अब देखो, अभी कंपाइलर ने यहाँ ये रीड कर लिया। अब उसने देखा यहाँ पे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, b इज इक्वल टू b प्लस 10 यानी कि 20 प्लस 10 यानी कि 30, यानी कि a की वैल्यू सॉरी b की वैल्यू 30 यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 30 आके स्टोर हो जाएगा। क्लियर। 30 स्टोर हो जाएगा, अपडेट हो जाएगी b की वैल्यू। अब यहाँ पे रिटर्न ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि अगर कंपाइलर ने ये पढ़ लिया, ये रीड किया कि यहाँ पर हमने रिटर्न ऑपरेशन परफॉर्म किया, यानी कि कॉल स्टैक में से क्या होगा, पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा। पुश कब होता है, जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, राइट। तो जैसे ही यहां पे रिटर्न स्टेटमेंट आया, रिटर्न भी, ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। और ये क्या रिटर्न कर रहा है, और ये सिंपली कहां चला जाएगा, प्रीवियस कॉल पे, यानी कि यहां पर प्रीवियस कॉल यहां पर। ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये क्या रिटर्न कर देगा, बी यानी कि 30 आके यहां पे हो जाएगा। मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ। सपोज यहां पे आके क्या हो गया, 30 आके अपडेट हो गया। अब देखो, ए की वैल्यू अपडेट होके क्या हो चुकी है, 30, यानी कि 10 यहां से क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर। ये मेन फंक्शन अभी भी आपका कॉल स्टैक में है। नेक्स्ट हमने देखा प्रिंटएफ फंक्शन। अब जैसे ही प्रिंटएफ फंक्शन आएगा, प्रिंटएफ फंक्शन यहां पर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आके स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। अब जैसे ही प्रिंटएफ फंक्शन प्रिंट होगा, ये क्या होगा, पॉप होगा, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, ए की वैल्यू को। और ये अभी आपका यहाँ पर पॉइंटर था, ये पॉइंटर हटके यहाँ पर आ जाएगा और ये आपका पॉप हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका पॉप हो गया। ये क्या रिटर्न कर दिया आपको, 30। ये इसने क्या रिटर्न कर दिया आपको, 30। मेन फंक्शन यहाँ पे कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, एनहेंस मेन फंक्शन भी आपका क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। सिंपल, मेन फंक्शन भी आपका क्या हो गया, पॉप हो गया। अब आपने ये देखा कि आपका जो स्टैक है वो क्या हो गया है, एम्प्टी हो गया है। आपका स्टैक एम्प्टी हो गया है, दैट मीन्स कि आपने सारे फंक्शन परफॉर्म कर लिए हैं बिल्कुल सही। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैंने ये सारी चीजें क्यों डिस्कस किया, ताकि आपको ये फ्लो समझ में आए कि हम किस तरह से फंक्शन को अच्छे से, बिना किसी एरर के, बिना किसी गलती के आप प्रोग्राम को सॉल्व कर सके, फंक्शन के फ्लो को आप समझ सके कि अगर आपके प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शन है तो वो किस तरह से आपका परफॉर्म हो रहा है, 1 by 1 कौन सा फंक्शन पहले परफॉर्म होगा, कौन सा बाद में होगा, उसको सॉल्व करने के लिए आप कॉल स्टैक का यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मैंने स्टैक के बारे में और जो भी मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया वो सारी चीजें मैंने डिस्कस की, राइट। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, स्टैटिक स्कोपिंग भी समझ में आ गया होगा। इसका एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेंगे विद कोडिंग,
और नेक्स्ट लेक्चर में हम डायनेमिक स्कोपिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और फिर हम उसके बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है विद प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा यार। तो अगर मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।